हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। मैं अरविंद चौधरी स्वागत करता हूं आप सभी का एक और लेटेस्ट वीडियो में। आज का ये लेक्चर हमारे पी ब्लॉक का लास्ट लेक्चर होने वाला है। देखो, इसके अंदर हम क्या देखेंगे, सिलिकॉन के महत्वपूर्ण यौगिक, जिसके अंदर सबसे पहला यौगिक आ जाता है सिलिका। देखो, सिलिका का जो केमिकल फॉर्मूला हो जाता है, हम उसको क्या बोल देते हो, SiO2। इसका नाम क्या हो जाएगा, सिलिकॉन डाइऑक्साइड हो जाएगा। उसके बाद में आपने सिलिका को देखा भी है। कब देखा है, जो आपके जो आसपास में रेत है, या फिर आप सुनते हो कि जब मकान बनाते हो तो बजरी लेके आते हो, तो वही क्या है बच्चों, सिलिका है। उसी को आप क्या बोल दोगे, SiO2 बोल दोगे। उसका केमिकल फॉर्मूला क्या हो जाएगा, SiO2 हो जाएगा। SiO2 का मतलब सिलिका डाइऑक्साइड। आगे बात समझ में। उसके बाद में जब बात करेंगे इसके अंदर, जैसे इसकी स्ट्रक्चर वगैरह की, इसमें Si के चारों ओर कितने ऑक्सीजन परमाणु होते हैं, वो सब आपको मैं संरचना में अभी आगे बताने वाला हूँ। तो सारा का सारा ध्यान आपका इधर होना चाहिए। हेडिंग क्या डालोगे, Si के महत्वपूर्ण यौगिक, मतलब सिलिका हो जाएगा पहला। तो मैं यहाँ पे आप पहली हेडिंग डालो सिलिका के महत्वपूर्ण यौगिक, उसके बाद में पहला क्या लिखोगे, सिलिका। ठीक है, साथ साथ में लिख लो जिससे कि आपका टाइम बच जाए। ये क्या हो गया बच्चों, सिलिका। पहली हेडिंग क्या है, Si के महत्वपूर्ण यौगिक, उसमें कौन हो जाएगा, सिलिका। तो इसका जो रासायनिक सूत्र हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, रासायनिक सूत्र, मतलब केमिकल फॉर्मूला। कौन सा, केमिकल फॉर्मूला क्या हो गया, SiO2। क्या, SiO2। हाँ, इसका नाम क्या हो जाएगा, सिलिका डाइऑक्साइड। क्या बोल दोगे इसको आप, सिलिका डाइऑक्साइड। कौन सा, ऑक्सीजन क्यों है, ऑक्सीजन कितनी है, 2 है, तो क्या नाम हो जाएगा, सिलिका डाइऑक्साइड। अभी बात समझ में, यहां तक आप लोगों ने नोट कर लिया। उसके बाद में मैंने आपको क्या बताया, इसके अंदर इसका दूसरा नाम क्या बता दिया सिलिका का, इसी को आप क्या बोल दोगे, रेत या फिर बजरी, है ना। ये रेत है या फिर बजरी है, उसी को आप क्या बोल देते हो बच्चों, SiO2। ये इंपॉर्टेंट बात हो जाती है। उसके बाद में सॉरी फॉर दैट, सिलिका होती है, इसके अंदर देखो इसकी स्ट्रक्चर कैसे होती है। ये त्रिविमीय जाल युक्त ठोस संरचना है। ठोस मतलब सॉलिड स्ट्रक्चर है। तो इसके अंदर क्या होता है, एक SI परमाणु होता है, उसके चारों ओर 4 ऑक्सीजन के परमाणु हो जाते हैं। दूसरे वर्ड में मैं क्या बोल सकता हूँ, एक ऑक्सीजन होता है, उसके 2 साथ में क्या हो जाते हैं, SI के परमाणु हो जाते हैं। जो कि मतलब आपको मैं लिखा दूं, उसके बाद में स्ट्रक्चर बना दूं, है ना। तो इंपोर्टेंट लाइन क्या लिखोगे, SI होता है। क्या होता है बच्चों, सिलिका होता है। मतलब SI का मतलब क्या हो जाता है, सिलिका। तो ये इसकी संरचना क्या हो जाती है SI की, सबसे पहले मतलब SiO2 के बारे में लिख रहे हैं तो SI है, इसके कितने परमाणु है, उसके चारों ओर ऑक्सीजन कितने परमाणु बताए मैंने, 4 परमाणु बताए। तो क्या लिखोगे, एक SI। कौन सा, एक SI मतलब एक सिलिकॉन, इसके चारों ओर कितने ऑक्सीजन, 4। तो एक SI, 4 ऑक्सीजन परमाणु, कितने, 4 ऑक्सीजन के परमाणुओं से जुड़ा होता है। क्या लिखोगे, परमाणुओं से जुड़ा होता है। तो ये लिख दोगे, परमाणुओं से जुड़ा। उसके बाद में एक ऑक्सीजन का परमाणु, किसका बच्चों, एक ऑक्सीजन का परमाणु। मतलब एक ऑक्सीजन का परमाणु कितने SI से, 2 SI से। तो यहाँ पे क्या लिख दोगे, 2 SI परमाणुओं से, है ना। 2 SI के परमाणुओं से जुड़ा होता है। ये तो हो गई कॉमन बात। ये दोनों जुड़कर किस प्रकार की संरचना बना लेंगे, चतुष्फलकीय टेट्राहेड्रल संरचना बनाते हैं। किस प्रकार की संरचना, चतुष्फलकीय टेट्राहेड्रल। इंग्लिश में क्या बोल दोगे, टेट्राहेड्रल, चतुष्फलकीय स्ट्रक्चर बनाते हैं। टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करते हैं, चतुष्फलकीय संरचना का निर्माण कर लेते हैं। कैसे क्या संरचना है, सारी की सारी मैं आपको लिखाने वाला हूँ। ये जो संरचना बनेगी, ये किस प्रकार की संरचना है, ये त्रिविमीय जाल युक्त ठोस संरचना है। इसी को आप क्या बोल दोगे, त्रिविमीय जाल युक्त, कैसी, जाल युक्त ठोस संरचना, सॉलिड स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन कर लेते हैं। ये जाल युक्त है, त्रिविम जाल युक्त संरचना बनाते हैं। किस प्रकार की, चतुष्फलकीय संरचना, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बनाते हैं। इसको आप नोट करो, उसके बाद में संरचना आपको बना के दिखाता हूँ। हाँ, नोट कर लिया। उसके बाद में मैंने क्या बताया, एक SI होता है, उसके चारों ओर कितने ऑक्सीजन हो जाती है, 4 ऑक्सीजन हो जाती है। ऐसे एक ऑक्सीजन के दोनों साइड क्या हो जाता है, 2 SI हो जाते हैं। तो ये नोट किया आपने। उसके बाद में संरचना बना देता हूँ, है ना। किसकी, SiO2 की। किसकी संरचना बना रहे हैं बच्चों, SiO2। तो किस प्रकार बनाओगे, एक जाल युक्त संरचना बनाओगे। तो आपको बनानी आती है, एग्जाम में दी होगी ऑप्शन, है ना। बाकी ऐसे क्वेश्चन डायरेक्ट नहीं आते।
है ना। फिर भी मैं आपको बनवा देता हूँ। क्या बना लोगे, एक SI बना लोगे, SI है, बना लिया। उसके बाद में देखो बनाना कैसे तरीका, बीच में सिर्फ एक ऑक्सीजन लिखो, उसके बाद में इधर भी ऐसे और इधर क्या आ जाएगा SI, फिर वापस ऐसे। अब देखो ये एक ऑक्सीजन है, इसके चारों ओर कितने, एक ही SI एक ही SI, कितने हो गए, दो, जो कि मैंने आपको ऊपर लिखाया। उसके बाद में इधर भी ऑक्सीजन लगाना है और इधर भी क्या लगा देना है, ऑक्सीजन। ऐसे ही आप कितनी भी संरचना बना सकते हो आगे तक, है ना, इजी है ना। ऐसे ऐसे आप बनाते जाओ, ये स्ट्रक्चर बनती जाएगी। अब इंपॉर्टेंट बात क्या आ जाती है, ये जाल बना लेती है। क्या बना लेती है बच्चों, जाल बना लेती है। तो हमें भी यहाँ पे क्या करना है, जाल ही बनाना है। तो ऐसे, अब एक SI फिर एक ऑक्सीजन, एक SI फिर ऑक्सीजन, ऐसे कर करके आप क्या कर लोगे, बना लोगे, ये यहाँ तक आ जाएगा, है ना। उसके बाद में ये भी क्या हो गया, SI। अब देखो इधर वाले ऑक्सीजन है, इनको मत जोड़ देना आप लोग, ये गलती कर देते हो, मैंने देखा है, ये गलती नहीं करनी है। इधर SI मतलब फ्री रहेगा ये। अब देखो जाल बन गया, क्या बन गया बच्चों, जाल बन गया। ये ऑक्सीजन आगे आप बना सकते हो बनाने को, लेकिन क्या है, ये स्ट्रक्चर आगे बनती जाएगी, जितनी बनाओगे उतनी बनती जाएगी, हमें इससे मतलब नहीं है। तो आप क्या करोगे, इतना बना लोगे, बहुत आप लोगों के लिए, ठीक है। आगे बात समझ में। तो ये क्या होगी, एक जाल युक्त संरचना होगी, किसकी, SiO2 की। ये नोट करो, उसके बाद में आगे चलते हैं। छाप लिया। हाँ, आगे ऑक्सीजन लगाओ तो लगाओ, नहीं क्या है फ्री भी छोड़ सकते हो, बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये आगे तक ये स्ट्रक्चर चलती जाएगी ऐसे, है ना। इसलिए ये नहीं बनाओ तो भी चलेगा, है ना, क्योंकि ये जितना बनाओगे उतना बनता जाएगा जाल। लेकिन आपको एक चीज समझ में आनी चाहिए, एक SI है, उसके चारों ओर ऑक्सीजन कितने हैं, 4। अगली बात समझ में। और एक ऑक्सीजन है, उसके चारों तरफ SI कितने हैं, 2। बस ये बात आपको समझानी थी, क्योंकि आप लोगों के समझ में आ गई। ऐसे आगे भी आप बना सकते हो, कितने भी आप लोगों की मर्जी है ना। मैंने तो जैसे 3 ही बनाई है, आप आगे भी बना सकते हो, जैसे एक ऑक्सीजन और लेके SI करिए, सेम टू सेम ऐसा ऐसा ही बनेगा। आगे बात समझ में। चलो इसको करते हैं इरेज, इसके बाद में आगे चलते हैं। हाँ, ये बात समझ में आई। उसके बाद में मैंने आपको क्या बताया, जैसे कि अपने SiO2 है, इसके गुणों की बात करेंगे, किसकी, प्रॉपर्टीज की बात करेंगे। SI और ऑक्सीजन का जो बंध है, ये क्या होता है, बहुत ही मजबूत होता है। तो इसकी एंथैल्पी क्या हो जाएगी, उच्च हो जाएगी। एंथैल्पी उच्च हो गई तो इसके गलनांक और क्वथनांक भी क्या हो जाते हैं बच्चों, उच्च हो जाते हैं, हाई हो जाते हैं। तो एक बात आगे ये निकल के आ जाती है कि जो ये SiO2 होती है, ये अक्रिय होती है, मतलब क्रिया नहीं करती। साधारणतः हम देखें तो ये मतलब अपने हेलोजन वगैरह हो गए, धातु वगैरह हो गए, या फिर अधिकांश अम्ल हो गए, इन सबसे क्रिया नहीं करती। लेकिन तापमान उच्च कर दें, मतलब हाई टेम्परेचर कर दें, तो क्या हो जाता है, ये धात्विक ऑक्साइड होते हैं, मेटेलिक ऑक्साइड्स होते हैं, उनका क्या कर लेती है, फॉर्मेशन कर लेती है, क्रिया करके अम्लीय गुण है वो क्या करती है, दर्शाने लग जाती है। इंपॉर्टेंट लाइन है। लेकिन कब क्रिया करती है, जब तापमान क्या हो, टेम्परेचर क्या हो, हाई हो, तभी। ऐसे रूम टेम्परेचर पे क्रिया नहीं करती, अक्रिय होती है। तो इसके गुणों की बात कर लो, किसके, SiO2 के, किसके, SiO2 के, है ना। तो सबसे पहला गुण ही क्या हो जाता है, ये क्या होती है, अक्रिय, मतलब क्रिया नहीं करती। इंपॉर्टेंट बात हो जाती है, क्या है ये, अक्रिय होती है। अक्रिय होने का मतलब ये किसी के साथ भी क्रिया नहीं करती, किस, कब, रूम टेम्परेचर सॉरी फॉर दैट, रूम टेम्परेचर पे, है ना। तो ये अक्रिय होती है। उसके बाद में जैसे मैं आयनन एंथैल्पी की बात करूं, किसकी बात करूं, आयनन एंथैल्पी, या फिर उच्च एंथैल्पी होती है, ये बात आप लिख सकते हो। तो SI और उसका ऑक्सीजन का बंध क्या हो जाता है बच्चों, SI और ये ऑक्सीजन, जो इन दोनों के बीच में बंध होता है वो क्या होता है, मजबूत होता है। तो SI बंध मजबूत होने के कारण क्या हो जाता है, बंध क्या होता है, मजबूत। तो मजबूत हो जाएगा तो एंथैल्पी क्या हो जाएगी, उच्च हो जाएगी। क्या हो जाएगी, उच्च एंथैल्पी। ये एंथैल्पी क्या हो गई, उच्च। ये अगर एंथैल्पी उच्च हो गई तो इनका MP और BP, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, ये भी क्या हो जाएंगे, उच्च हो जाएंगे, या फिर क्या हो जाएंगे, ज्यादा हो जाएंगे। गलनांक और क्वथनांक ये दोनों भी क्या हो जाएंगे, उच्च हो जाएंगे, है ना। तो आप यहाँ पे क्या लिख सकते हो, हिंदी में गलनांक क्या हो गया इनका, उच्च हो गया बच्चों, ऐसे लिख लो डायरेक्ट, है ना। मेल्टिंग पॉइंट क्या हो गया, गलनांक, क्या हो गया, गलनांक, ये भी क्या हो गया, उच्च हो गया। ये बात आप लोगों के समझ में आ गई। उसके बाद में देखो आगे चले तो ये हेलोजन वगैरह इनके साथ में क्रिया नहीं करती, अक्रिय है। अक्रिय होने का मतलब जैसे हमारे हेलोजन्स हो गए, कौन हो गए, हेलोजन्स हो गए। ऐसे धात्विक ऑक्साइड या धातु वगैरह हो गई, है ना, धातु मतलब मेटल से, ये हो गए, या फिर अधिकांश अम्ल हो गए, उनसे क्रिया नहीं करती। कब, अपने कमरे के तापमान, अधिकांश अम्लों से क्रिया
नहीं करती। अब से अभिक्रिया अम्लों से क्रिया नहीं करती। कौन? SiO2। अब क्रिया करती कब है? उच्च तापमान होने पे। कब? तापमान क्या हो? उच्च, है ना। अगर ताप क्या हो जाए? उच्च। ये इंपॉर्टेंट लाइन है। अगर, कब? अगर टेम्परेचर क्या हो जाए? उच्च। तापमान क्या हो जाए बच्चों? उच्च हो जाए। ताप उच्च हो, क्या हो? ताप उच्च हो। ये कंडीशन लगी ना यहाँ पे, तो कंडीशन लगी, तापमान क्या हो गया? उच्च हो गया। तो क्या करेगी? धात्विक ऑक्साइडों से क्रिया करेगी और अम्लीय गुण क्या कर देगी? प्रदर्शित कर देगी, है ना। अगर तापमान उच्च हो तो क्या हो जाएगा? धात्विक, इनसे धात्विक ऑक्साइडों से क्रिया करेगी, है ना। और क्या करेगी? अम्लीय गुण प्रदर्शित करेगी। धात्विक ऑक्साइडों से क्रिया कर क्या बनाएगी? अम्लीय गुण प्रदर्शित करेगी। एसिडिक नेचर है वो क्या करेगी? दर्शाएगी, अम्लीय गुण दर्शाती है। इंपॉर्टेंट लाइन आ जाती है, क्या करेगी? अम्लीय गुण है वो क्या होगी? दर्शाएगी। एक इक्वेशन देख लो, कौन सा? धात्विक ऑक्साइड, जैसे हमें कैल्शियम ऑक्साइड है उसके साथ में रिएक्शन करवाते हैं। ये क्या हो गया? कैल्शियम ऑक्साइड। इसके साथ में किसकी रिएक्शन? SiO2 की रिएक्शन करवा देते हैं। तो हमें क्या मिल जाएगा बच्चों? हमें क्या मिल जाएगा? जब CaO के साथ में SiO2 लोगे तो CaSiO3 मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? CaSiO3 मिल जाएगा। इसका नाम क्या है? कैल्शियम सिलिकेट। इंपॉर्टेंट है, क्या बोलते हो इसको आप? कैल्शियम सिलिकेट। एग्जाम में डायरेक्ट आ जाता है। क्या नाम है इसका? कैल्शियम सिलिकेट। कौन सा सिलिकेट? कैल्शियम सिलिकेट, CaSiO3। इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। कैल्शियम ऑक्साइड की रिएक्शन किसके साथ करवाई है? SiO2 के साथ में करवाई है। तो हमें क्या मिल गया? कैल्शियम सिलिकेट मिल गया। आप इसको छापो, उसके बाद में कंटिन्यू करें। ये किसकी बात हो गई? अपने इसके गुणों की बात होगी। अब इसके उपयोग है वो कौन कौन से हैं? जैसे कि क्वार्ट्ज मतलब कांच बनाने में, सीमेंट बनाने में, ऐसे उत्प्रेरक के रूप में भी काम में लेते हो। ऐसे अपने क्रोमेटोग्राफी होती है ना, उसके अंदर भी किसका यूज होता है? SiO2 का यूज हो जाता है। तो मैं आपको एक इंपॉर्टेंट लाइन लिखवा दूं, सिलिका से जो निर्मित क्वार्ट वगैरह है, क्वार्ट्ज या जो पारदर्शी उपकरण है, लेंस है, ये सब बनाए जाते हैं किससे? अपने सिलिका से, SiO2 से। तो सिलिका है उसका आपने अपने चारों तरफ भी यूज देखा होगा। जैसे ईंट लाते हैं हम घर पे, तो जो ईंट का भट्टा होता है उसके अंदर मोस्ट ऑफली कौन यूज की जाती है? SiO2 यूज की जाती है भट्टों के अंदर ईंट बनाने के लिए, है ना। तो ये सारे के सारे आप क्या करो? नोट करो। मैं 1 बाय 1 आपको दिखा देता हूँ। इसका स्क्रीनशॉट ले लिया? तब चलो आगे, है ना। क्या करोगे आगे? इसको लिखोगे। हाँ, क्या करोगे? उपयोग लिखोगे, यूजेज। हाँ, अगली हेडिंग क्या डालो? उपयोग। किसके? SiO2 के। तो यहाँ पे हेडिंग हो जाएगी उपयोग। हेडिंग डाल दो उपयोग और उसके बाद में लिखाओ। पहला यूज किया गया इसके अंदर क्वार्ट्ज बनाने में या क्वार्ट्ज के रूप में, है ना। क्या हो जाएगा? क्वार्ट्ज के रूप में। या फिर मैं दूसरा क्या लिख सकता हूँ? लेंस वगैरह हो गए, कांच हो गए, सीमेंट है, ये सब बनाने में, है ना। तो डायरेक्ट लिख लो, कोमा लगा लगे। क्वार्ट्ज हो गया, सीमेंट हो गया, कौन हो गया? सीमेंट हो गया। ये क्या है कि सारे के सारे आप एक लाइन में लिख सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं है। क्वार्ट्ज को बेसिकली आप कांच भी बोल सकते हो ना। क्या? क्वार्ट्ज या फिर कांच हो गया। लेंस वगैरह हो गए, है ना। कौन? लेंस वगैरह हो गए आदि बनाने में किसका काम हो जाता है? सिलिका को काम में लिया जाता है। ऐसे आप उत्प्रेरक के रूप में भी काम में लेते हो। किसके रूप में? उत्प्रेरक के रूप में काम में लेते हो। उत्प्रेरक के रूप में, उत्प्रेरक के रूप में। उसके बाद में अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट आ जाता है बच्चों, अपने जो क्रोमेटोग्राफी हो जाती है, जिसको हिंदी में बोलते हो वर्णलेखिकी। क्या? वर्णलेखिकी, क्रोमेटोग्राफी। क्रोमेटोग्राफी हिंदी में कोई मतलब नहीं है लिखने का, वर्णलेखिकी बोल देते हो। क्रोमेटोग्राफी के रूप में कौन काम में आता है बच्चों? सिलिका काम में आ जाती है ना, के रूप में। यहाँ से अगला पॉइंट क्या आ जाता है निकल के इंपॉर्टेंट, किसके रूप में? जो सिलिका होती है, इसका लेंस वगैरह तो हमने क्या कर दिया? ऊपर लिख दिया। उसके बाद में जो ईंट भट्टा होता है ना, उसके रूप में किसको काम में लेते हो? SiO2, है ना। तो भट्टों के अंदर ईंट के भट्टे होते हैं ना, तो वहां पे भट्टों के ऊपर किसका निर्माण करते हैं? ईंट निर्माण में। किस निर्माण में? ईंट निर्माण में। कौन काम में आती है? SiO2। ये बात आप लोगों के समझ में आ गई, है ना। तो इसको आप छापो, उसके बाद में आगे चलते हैं। इंपॉर्टेंट चीज है
बस डायरेक्ट आपको कथन करने के रूप में देगा, है ना, बाकी कुछ भी नहीं है। अगला यौगिक कौन आ जाएगा, सिलिकॉन टेट्रा क्लोराइड, जिसका फॉर्मूला नाम से पता चल रहा है SiCl4, है ना। तो लिखो, हेडिंग डालो SiCl4, सिलिका के बाद में SiCl4। अगला यौगिक जो कि आप लोगों को आता होगा, सिलिका और सिलिकॉन, फिर सिलिका और SiCl4 दोनों ऑलमोस्ट एक जैसे ही हैं, बस थोड़ा सा फर्क है। क्या फर्क है बताओ। हाँ, आपने हेडिंग क्या डाली, सिलिकॉन टेट्रा क्लोराइड, तो यहाँ पे मैं क्या लिख रहा हूँ SiCl4। आप लोगों ने नाम लिख लिया होगा, देखो नाम लिखना आप लोगों को आता होगा, फिर भी मैं बता दूं, सिलिकॉन टेट्रा क्लोराइड, सिलिकॉन टेट्रा क्लोराइड, क्लोराइड कितने हैं 4, इसलिए टेट्रा क्लोराइड, साथ में क्या है Si, तो सिलिकॉन टेट्रा क्लोराइड, ये इसका नाम हो गया SiCl4 का। तो इसको आप दूसरा नाम एक और बोल देते हो, टेट्रा क्लोरो सिलिकॉन मेथेन। क्या, टेट्रा क्लोरो सिलिकॉन मेथेन। क्यों, क्योंकि ये जो कार्बन होता है ना, उसकी तरह ही हमारे SI है वो व्यवहार करता है, उसके जैसा ही दिखता है, इस वजह से इसको मेथेन नाम भी दे देते हो, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप सिलिका की जगह मेथेन ले लो डायरेक्ट, क्योंकि साथ में नाम जो है सिलिका मेथेन, इसलिए रहेगा नाम इसका सिलिका मेथेन। ऐसा नहीं है कि सिलिको मेथेन की जगह आप क्या बोल दो कि सर मेथेन है तो इसको सिलिकॉन को ही हटा दो, SI को ही हटा दो, ऐसा नहीं होता। हाँ, तो इसका नाम लिख लिया होगा टेट्रा क्लोरो सिलिको मेथेन, भी इसी को बोल देते हो। उसके बाद में इसका निर्माण कैसे होता है, इंपॉर्टेंट बात आ जाती है, इसका फॉर्मेशन कैसे करो बताओ। फॉर्मेशन किसका, SiCl4 का। तो फॉर्मेशन कैसे हो जाएगा, जब गर्म अपने Si होती है, तो गर्म Si पर शुष्क Cl2 गैस, शुष्क मतलब गर्म Cl2 गैस क्या करोगे, प्रवाहित करोगे, तो हमें क्या मिल जाएगा, SiCl4 मिल जाएगा। तो इसका आप क्या करोगे फॉर्मेशन, कैसे, आप क्या लोगे, गर्म, गर्म ही तो क्या लोगे Si, क्या लोगे गर्म Si, साथ में Cl2 भी क्या लोगे गर्म ही, तो गर्म Si पर, गर्म Si पर क्या करोगे, शुष्क, गर्म SI पर शुष्क Cl2, कौन, शुष्क Cl2 गैस, शुष्क Cl2 गैस प्रवाहित करने पर क्या मिल जाता है, प्रवाहित करने पर क्या मिल जाता है, सिलिकॉन टेट्रा क्लोराइड मिल जाता है। SiCl4 करने पर प्राप्त, अगली बात समझ में, रिएक्शन लिखो, देखो Si हो गया प्लस 2Cl2 हो गया, इधर क्या बन गया SiCl4, क्या बन गया SiCl4, इसी को क्या बोल देते हो आप बच्चों, सिलिकॉन टेट्रा क्लोराइड। चलो मैं लिख दूं, है ना, एक बार तो लिख दूं, नहीं बोलोगे सर आपने एक बार भी नहीं लिखा, सिलिकॉन टेट्रा क्लोराइड, इसी का दूसरा नाम क्या है बच्चों, मैंने क्या बताया, टेट्रा क्लोरो सिलिको मेथेन। देखो टेट्रा क्लोरो सिलिको मेथेन, देखो ये सिलिकॉन है ना, मतलब SI सिलिका, ये एक मेथेन मतलब कार्बन की तरह है, व्यवहार करता है, इसीलिए सिलिको मेथेन बोल देते हो। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे कार्बन है ही नहीं, नाम दे दिया, इसके जैसा दिखता है, इसके जैसा व्यवहार करता है, इसलिए इसको क्या बोल दोगे, सिलिको मेथेन बोल दोगे। आगे बात समझ में, हाँ छाप लिया उसके बाद में आगे चले। हाँ, आगे देखो SiCl4 है, तो एक सेकेंड हाँ आगे लिखा तो पूरा SiCl4, इसके बारे में, इसके उपयोग वगैरह क्या है, ये सब अब आगे देख लेते हैं, है ना। तो मैंने क्या बताया, ये जो होता है सधूम द्रव्य में क्या करते हैं, प्रवाहित करते हैं, आश्रित करके इसका निर्माण कर लेते हैं, या फिर जल अपघटन करते हैं ना बच्चों, क्या करते हैं, जल अपघटन करते हैं। तो जो हमारे SI होता है, इसके चारों ओर Cl परमाणु है, उसका क्या हो जाता है, SiL परमाणु का त्याग करके क्या करता है, SiOH होल 4 बना लेता है। मतलब क्या करोगे, जब इसकी रिएक्शन कराओगे, जल अपघटन कराओगे, तो ये चारों ओर अपने जो Cl परमाणु है उसको क्या कर देगा, त्याग देगा, और त्याग करके क्या बना लेगा बच्चों, हमारे सिलिकॉन टेट्रा हाइड्रोक्साइड है उसका फॉर्मेशन कर लेगा, इंपॉर्टेंट है। तो क्या लिखो अगली लाइन, इसका कैसे जल अपघटन करोगे, किसका, SiCl4 का, क्या जल अपघटन, किसका, SiCl4 का, जल अपघटन किसका, SiCl4 का। जब इसका जल अपघटन करोगे तो क्या हो जाएगा, Cl4 है उनका त्याग कर देगा, किसका, ये चारों Cl4 है, चारों Cl परमाणु है, इनका क्या कर देगा, त्याग कर देगा। तो यहाँ पे ऐसे लिखो 4Cl का त्याग करेगा, त्याग करके किसका फॉर्मेशन कर लेगा, अपने त्याग करके
SiOH4 इसका फॉर्मेशन कर लेगा। देखो इसका नाम क्या बताया मैंने आपको, देखो OH4 होने का मतलब सिलिकॉन OH4 है ना, मतलब सिलिकॉन टेट्रा हाइड्रोक्साइड। इसका नाम क्या हो गया, सिलिकॉन टेट्रा हाइड्रोक्साइड, जो कि एग्जाम में डायरेक्ट आ जाता है। जब जल अपघटन कराओगे तो क्या बन जाएगा, सिलिकॉन टेट्रा हाइड्रोक्साइड। आगे बात समझ में, जब रिएक्शन करवाएंगे तो वो आपको मैं दिखा देता हूँ। SiCl4 साथ में क्या लोगे, H2, क्या करवा रहे हो, जल अपघटन, क्या करवा रहे हो, जल अपघटन। तो क्या बन जाएगा, यहाँ पे देखो बाहर क्या निकल जाएंगे, अपने 4 Cl निकल जाएंगे, अर्थात आप क्या बोल दोगे, साथ में किसको निकलेंगे लेके, हाइड्रोजन को, मतलब माइनस HCl, कितने 4 HCl, कितने हाइड्रोक्लोराइड 4। अगली बात समझ में, यही चीज मैं आपको बता रहा हूं, -4 HCl, कितना HCl 4, -4 हाइड्रोक्लोरिक हो गए। उसके बाद में बन क्या जाएगा यहाँ पे अपने SiOH4 है ना, ये बन जाएगा। नाम क्या है, सिलिकॉन टेट्रा हाइड्रोक्साइड। आगे बात समझ में, हाँ लिखो। अब ये जो बना है ना हमारे पास में सिलिकॉन टेट्रा हाइड्रोक्साइड, ये क्या करेगा, अमोनिया से क्रिया करके गहरे धूम का निर्माण कर लेगा, अमोनियम क्लोराइड का निर्माण कर लेगा, है ना। किसका निर्माण कर लेगा, अमोनियम क्लोराइड का, किससे क्रिया करके, अमोनिया से क्रिया करके, है ना। ये कौन, टेट्रा क्लोराइड, सॉरी टेट्रा हाइड्रोक्साइड, सिलिकॉन टेट्रा हाइड्रोक्साइड किससे क्रिया कर लेगा, अमोनिया से क्रिया कर लेगा। किससे, अमोनिया, अमोनिया से क्रिया कर, क्या करेगा, अमोनिया से क्रिया कर किसका निर्माण कर लेगा, अमोनियम क्लोराइड का निर्माण कर लेगा, जिसको आप क्या बोल दोगे, अमोनियम क्लोराइड, जो क्या होता है, अपने धुएं जैसा होता है, गहरे धुएं जैसा, मतलब आप नहीं देखते धूम जैसा, गहरा धुआं या धूम, क्या बोल दोगे हिंदी के अंदर, धुएं को क्या बोल देते हो बच्चों, धूम, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, अमोनियम क्लोराइड का निर्माण कर लेगा। यहाँ तक आप लोगों की बात समझ में आ गई, है ना। आगे तो उसके बाद में नेक्स्ट अपना यौगिक कौन सा हो जाएगा, जियोलाइट, जियो मेरे लाल जियो। अपने लास्ट टॉपिक इस चैप्टर का जियोलाइट। जियोलाइट क्या होता है, देखो जब SiO2 परमाणु होता है ना, उसके अंदर Si के कुछ परमाणु है, उनके स्थान पे एल्यूमिनियम आ जाएगा, मतलब Si का क्या हो जाएगा, प्रतिस्थापन, और उसके स्थान पे एल्यूमिनियम आ जाएगा। अगर एल्यूमिनियम आ जाएगा तो आप लोगों को पता है बच्चों, इसके अंदर क्या होगा, Si के पास में +4 है और एल्यूमिनियम के पास में +3 है। तो अब ये जो इस संरचना के अंदर ऋणावेश है वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। इसका मतलब इसको संतुलित तो हमें करना पड़ेगा, तो इसके लिए या तो आप क्या करोगे, K+ है या फिर Na+ है, उसके द्वारा क्या कर दोगे, बैलेंस कर दोगे, संतुलित कर दोगे। तो साथ में एल्यूमिनियम और उसको बैलेंस करने के लिए क्या आ जाएगा, कौन सा आयन आ जाएगा, K+ या फिर Na+ आयन आ जाएगा। बाकी सारे की सारी स्ट्रक्चर SiO2 के जैसी है, बस इसमें सिलिकॉन के स्थान पे, कुछ स्थान पे कौन आ जाएगा, अपने एल्यूमिनियम आ जाएगा। तो हेडिंग क्या डालो, जियोलाइट। कौन सी लाइट, जियोलाइट। इंग्लिश और हिंदी दोनों में सेम ही बात बोलते हो, जियोलाइट्स बोल रहे हो, है ना। क्या बोल दोगे, जियोलाइट्स। हेडिंग डाल ली, उसके बाद में इसके बारे में इंपॉर्टेंट लाइन्स है वो नोट कर लो। सबसे पहले क्या, SiO2 के अंदर, किसके अंदर बच्चों, ऐसे शॉर्ट नोट बनाया करो, SiO2, इसमें क्या होगा, Si के स्थान पर, सारे Si नहीं, कुछ Si, कुछ Si के स्थान पर कौन कौन आ जाएगा, मैंने जस्ट अभी आपको बताया, Si के कुछ परमाणुओं के स्थान पे, सभी नहीं है, कुछ परमाणु है, तो इनके स्थान पे कौन आ जाएगा, एल्यूमिनियम आ जाएगा। एल्यूमिनियम से क्या हो जाएगा, प्रतिस्थापित हो जाएगा, प्रतिस्थापन हो जाएगा। अब ये एल्यूमिनियम जब आ जाएगा तो इसको आप क्या बोल दोगे, एल्यूमिनोसिलिकेट। किसका निर्माण हो जाएगा, एल्यूमिनोसिलिकेट का। एल्यूमिनियम आ जाएगा मतलब इसी के जैसा क्या दे दोगे, नाम, किसका निर्माण कर लेंगे, एल्यूमिनोसिलिकेट का। अगली बात समझ में, एल्यूमिनोसिलिकेट बोल दोगे कब, जब कौन आ जाएगा, Si के स्थान पे अपने Al आ जाएगा, इसी को क्या बोल दोगे, एल्यूमिनोसिलिकेट। आगे बात समझ में, यहां तक बात समझ में आ गई। उसके बाद में इसमें क्या हो जाएगा, इस संरचना पर ऋणावेश होता है, क्यों, देखो एल्यूमिनियम के पास में +3 और इसके पास में Si के पास में +4 है, तो इसको संतुलित करने के लिए कौन सा आ जाएगा आयन अपने पास में, Na+ या फिर K+ आयन आ जाएगा। तो ये जो एल्यूमिनोसिलिकेट संरचना ये बन जाएगी ऋणावेशित संरचना। तो ये ऋणावेश को संतुलित करने के लिए क्या आ जाएगा, यहाँ पे लिख लो, है ना। ऋणावेशित संरचना को क्या करोगे,
बैलेंस तो करोगी, संतुलित तो करोगी। तो ऋणावेशी संरचना को संतुलित किससे करोगे, कौन से आयन आ जाएंगे, के प्लस आयन या फिर Na+ आयन इसके अंदर आ जाते हैं। इंपॉर्टेंट लाइन है, स्ट्रक्चर में आपको अभी बनवा दूंगा आगे। तो ये बात आप लोगों के इतनी समझ में आ गई। कौन आ गया ऋणावेशित को संतुलित करने के लिए, के+ आयन या फिर Na+ आयन आ गया। अब जियोलाइट्स होते हैं ये अपने त्रिविमीय संरचना बनाते हैं। तो इसकी संरचना किसके समान होती है, जो 3D स्ट्रक्चर बनाते हैं ये मधुमक्खी के छत्ते के समान हो जाती है, जिसमें छोटे छोटे छिद्र होते हैं, जैसे मधुमक्खी है उसके छत्ते में होते हैं उस प्रकार के। तो ये सरेंद्र युक्त कोटर का क्या कर देते हैं, फॉर्मेशन कर देते हैं। तो इसकी संरचना किस प्रकार की हो जाएगी, ये संरचना हो जाएगी मधुमक्खी के छत्ते के समान। ऐसे आप शॉर्ट नोट बनाते चलो तो संरचना पूछ लेता है डायरेक्ट, किसके समान हो जाती है, मधुमक्खियों के छत्ते के समान। अभी बात समझे, मधुमक्खियों के छत्ते के समान। छत्ते में आपको पता है क्या होते हैं, छोटे छोटे रंध्र होते हैं, कोटर्स होते हैं। रंध्र मतलब छिद्र होते हैं या फिर छोटे छोटे कोटर होते हैं। तो उसमें उसके अंदर क्या होते हैं, अपने एल्यूमिनियम सिलिकेट्स, इसको आप बोल देते हो संरचना को। अब इसके बाद में आपको मैंने एक इंपॉर्टेंट बात बताई, तो ये जो मतलब छिद्र होते हैं इनकी वजह से इसको आप क्या बोल देते हो, वर्णात्मक उत्प्रेरक। सिलिकेट मतलब एल्यूमिनियम सिलिकेट जो बनता है इसी को आप क्या बोल देते हो, वर्णात्मक उत्प्रेरक। मतलब सिलेक्टिव चीजों को ही ये बाहर अंदर जाने देते हैं। वर्णात्मक का मतलब क्या होता है, सिलेक्टेड, है ना, मतलब जिनकी जरूरत होती है उन्हीं को, ऐसे अनावश्यक पदार्थों को अंदर नहीं जाने देते। तो इसको आप क्या बोल देते हो, वर्णात्मक उत्प्रेरक भी कहते हो इसको। इंपॉर्टेंट लाइन आ जाती है ना, क्या नाम दे देते हो, वर्णात्मक उत्प्रेरक। अपने जैसे झिल्ली होती है वो भी ऐसे वर्णात्मक होती है ना, मतलब सिलेक्टिव चीजों को ये अंदर बाहर जाने देती है। तो इसी के आधार पे इसका नाम क्या हो जाएगा, वर्णात्मक उत्प्रेरक। अब आगे जैसे मैं आपको बताऊं बच्चों, जियोलाइट होती है, इसमें जियोलाइट मतलब जियोलाइट में वर्णात्मक उत्प्रेरक हो गया। तो इसके बाद में जियोलाइट के साथ में जो होने वाली अभिक्रिया, अभिकारक उत्पाद होते हैं, उनका आकार वगैरह होता है, उनके रंध्र वगैरह होते हैं, ये सब किस पे, कोटर पर निर्भर करते हैं। सारी चीजें जियोलाइट के रंध्र होते हैं, कोटर होते हैं, उन पे निर्भर करते हैं, है ना, अभिकारक उत्पाद जो भी बनेगा वो सारे के सारे। उसके बाद में इंपॉर्टेंट चीज इसके अंदर आ जाती है जियोलाइट के उपयोग क्या है, यूजेज क्या है। तो देखो आपने देखा होगा, पेट्रो रसायन होते हैं, हाइड्रोकार्बन होते हैं, उनके बंधन करने में उनको समायोजन उत्प्रेरक के रूप में काम में लिया जाता है। इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है। उसके बाद में आपको एक इंपॉर्टेंट चीज और याद रखनी है, जो जल योजित जियोलाइट्स का उपयोग होता है वो कठोर जल के मर्दूकरण में भी किया जाता है। उसके बाद में नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या हो जाता है, आयन विनिमय जो होता है ना, रेजिन बनाने में, आयन विनिमय रेजिन बनाने में किसका उपयोग हो जाता है, अपने इसका जियोलाइट का उपयोग हो जाता है। ऐसे ZSM5 है, वो एल्कोहल को सीधे किसमें चेंज कर देता है, गैसोलीन में परिवर्तित कर देता है, पेट्रोल में परिवर्तित कर देता है। ZSM5 मतलब जियोलाइट 5 किसमें चेंज कर देगा, एल्कोहल को सीधे गैसोलीन अर्थात पेट्रोल में चेंज कर देगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में डायरेक्ट आ जाता है। उसके बाद में जैसे मैं आपको इसकी स्ट्रक्चर बना के भी दिखा दूंगा, और यहाँ पे अपना चैप्टर क्या हो जाता है बच्चों, कंप्लीट हो जाता है। इसका स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा, आपको मैं लिखवा देता हूँ। आपने क्या लिखा, यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले लिया, तो आगे देखो इसके उपयोग की बात कर लेते हैं, यूजेज की। हाँ इंपॉर्टेंट है, संरचना भी मैं आपको इसकी बनवा दूंगा। चलो पहले संरचना बना लेते हैं, उसके बाद में उपयोग की बात कर लेते हैं। लास्ट में क्या आ जाएगा, उपयोग आ जाएगा। संरचना किस प्रकार की होती है, SiO2 की स्ट्रक्चर आपको बनानी आती है। तो सबसे पहले आप क्या करो, वीडियो को यहाँ पॉज करके अपने रजिस्टर के अंदर क्या करो, SiO2 की स्ट्रक्चर बनाओ, जो कि मैंने भी कुछ देर पहले अभी आपको बना के दिखाई थी। तो उसमें जैसे Si था, उसके चारों ओर कितने ऑक्सीजन थे, सारे के सारे आपको याद होंगे। ये Si हो गया, इधर इधर सब जगह आप क्या करते हो, इधर ऑक्सीजन लगा देते हो। कितने ऑक्सीजन होते हैं, 4 ऑक्सीजन होते हैं। ऐसे इधर क्या आ गया, Si के बाद में ऑक्सीजन आ गया। इधर जैसे यहाँ पहले क्या था, सिलिकॉन था, तो यहाँ पे आपने क्या कर दिया, चेंज कर दिया। सपोज कौन ले लिया, एल्यूमिनियम ले लिया, कि उसकी जगह क्या आ गया बच्चों, एल्यूमिनियम आ गया। ठीक है, आगे जैसे चलेंगे तो इसके अंदर अब आप यहाँ पे देखो, SI की जगह हर जगह आपको चेंज नहीं करना है, मतलब ऑक्सीजन यहाँ भी क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन। लेकिन यहाँ पे जैसे आप करोगे एल्यूमिनियम, फिर से कर दोगे, हर जगह चेंज नहीं करना है, मतलब कुछ जगह पे ही आता है, सब जगह पे नहीं आता। इंपॉर्टेंट लाइन है, इसलिए क्या है, आपको ये गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है। इधर देखो जैसे SI है, इसको आप रख सकते हो, इधर ऑक्सीजन हो जाएगा। इधर आप जैसे आगे चाहो तो आगे और भी बना सकते हो, जैसे ऑक्सीजन जोड़ के इधर सिलिकॉन हो जाएगा, इधर वापस ऐसे आप चलते चलोगे ना, जैसे कि उसके अंदर आपने बनाई थी सेम टू सेम स्ट्रक्चर हो जाएगी। इधर ऑक्सीजन आ जाएगा, इधर आप चाहो तो एक एल्यूमिनियम चेंज कर सकते हो।
फिर से ऐसे जैसे ऑक्सीजन, इधर आप आगे चाहो जितना बड़ा इसको कर सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन क्या है, ये अपने आगे बनती जाएगी स्ट्रक्चर। अब इसको आप क्या करोगे, उदासीन करने के लिए, मतलब ऋणावेशित क्या हो गए, बढ़ गए, क्योंकि एल्यूमिनियम के पास में +3 है और इसके पास में कौन है अपने +4, किसके पास में, SI के पास में। जैसे मैंने 2 ही चेंज किया है यहाँ पे, आगे भी जैसे चलता चलेगा, लेकिन मैंने 2 जगह किया तो कितने Na आ जाएंगे, 2 Na आ जाएंगे। अभी बात समझ में, तो इधर आप क्या कर सकते हो, इसको ऐसे 2 Na से बैलेंस कर सकते हो, क्योंकि एक ही है और एक ही है ना। तो +2 क्या हो जाएगा, +2 Na क्या हो जाएगा, इसको बैलेंस कर देगा, ये इसकी स्ट्रक्चर हो जाएगी। अगली बात समझ में, Si +4 होता है और ये Al +3 होता है, इसकी वजह से इसको हमने क्या किया है, Na से क्या किया है, बैलेंस किया है, संतुलित किया है। ये स्ट्रक्चर आप लोगों के समझ में आ गई होगी, है ना। अब उसके बाद में आपको उपयोग लिखा देता हूँ इसके लास्ट टाइम ना, सॉरी देख, हाँ, जियोलाइट के उपयोग लिखोगे इसके बाद में, है ना। ये आपने लिख लिया होगा, संरचना की बात हो गई। उपयोग क्या क्या बताई मैंने आप लोगों को, 1 बाय 1 नोट करते चलो, है ना। और आज हमारा चैप्टर क्या हो जाएगा बच्चों, कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद में कौन सा चैप्टर स्टार्ट करना, आप कमेंट करके बताइए, हम उसको कंटिन्यू कर देंगे। अगर कोई डाउट है तो वीडियो के नीचे आप कमेंट कर सकते हो, है ना। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, SiO2 के स्थान, Si के स्थान पे क्या आ जाएगा, SiO2 के अंदर अपने Al+ आ जाएगा, Al+3 आ जाएगा। उपयोग किसके, जियोलाइट के। तो सबसे पहला उपयोग मैंने क्या बताया, पेट्रो रसायन होता है अपने, उसके अंदर हाइड्रोकार्बन होता है ना, उसके अंदर पेट्रो रसायन, मतलब जो अपने पेट्रोलियम पदार्थ वगैरह नहीं होते इसके अंदर, तो हाइड्रोकार्बन का भंजन करते हैं ना, उसमें आ जाता है हाइड्रोकार्बन। जो हाइड्रोकार्बन होते हैं उनके भंजन में, किसके अंदर, भंजन में कौन काम में आता है बच्चों, जियोलाइट काम में आ जाता है। ऐसे ही समाविकरण में उत्प्रेरक के रूप में भी कौन काम में आता है, अपने जियोलाइट ही काम में आ जाता है। समावयवीकरण होता है ना, समावयवीकरण में किसके रूप में, उत्प्रेरक के रूप में, है ना। समावयवीकरण में उत्प्रेरक, कैटेलिस्ट के रूप में। उत्प्रेरक का मतलब क्या होता है, कैटेलिस्ट के रूप में। यहाँ तक आप लोगों के बात समझ में आ गई होगी। उसके बाद में जैसे आगे चलेंगे तो आप क्या करोगे, थोड़ी सी जुकाम हो गई, इस वजह से क्या है, गले में दिक्कत हो रखी है 2 दिन से। हाँ, तो अगला कौन सा हो जाएगा, जैसे जल योजित जियोलाइट्स का उपयोग है ना, कठोर जल के मृदुकरण के अंदर भी किया जाता है। तो यहाँ पे लिखो जल योजित जियोलाइट्स, कौन से, जल योजित जियोलाइट्स हैं। इनका अपना जो कठोर जल होता है उसको किसमें, मृदुकरण करने के लिए। तो जियोलाइट्स का उपयोग किसके अंदर आ जाएगा, का उपयोग कठोर जल के, एक सेकंड, कठोर जल के मृदुकरण में, है ना, एक सेकंड, है ना, कठोर जल के मृदुकरण में। अगला पॉइंट क्या आ जाएगा इसके अंदर, किसके अंदर, आयन विनिमय रेजिन बनाने में, है ना। लिखो 1 बाय 1 आपको लाइन में नोट करवा रहा हूँ, इसलिए आप क्या है यहाँ पे नोट्स बना सकते हो आराम से। आयन विनिमय रेजिन बनाने में, है ना, रेजिन बनाते हैं, उसके अंदर किसका काम रहता है, अपने जियोलाइट का। उसके बाद में सबसे लास्ट जैसे हम लिखना चाहें तो किसका, अपने जो एल्कोहल को सीधे किसके अंदर, पेट्रोल या गैसोलीन के अंदर चेंज करने में कौन काम में आता है, ZSM5, इंपॉर्टेंट है ना, जियोलाइट 5, ZSM5 बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में डायरेक्ट आ जाता है, सबसे इंपॉर्टेंट यही है ना। ZSM5 क्या काम में आता है, अपने जो एल्कोहल है उसको सीधा गैसोलीन या पेट्रोल में चेंज करने के लिए, है ना। किसको, एल्कोहल को, डायरेक्ट लिख लो, किसको, एल्कोहल को, किसको बच्चों, एल्कोहल को। गैसोलीन को क्या बोल देते हो, पेट्रोल, क्या बोलते हो, पेट्रोल। जो पेट्रोलियम पदार्थ होता है उसके अंदर चेंज कर देते हैं, गैसोलीन में परिवर्तन या परिवर्तित क्या कर देते हैं, परिवर्तित कर देते हैं। चाहो तो पूरा भी लिख सकते हो, नहीं तो आप समझ लीजिए, है ना। यहाँ हमारे क्या हो जाता है बच्चों, चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। जेड ऐसा मतलब जियोलाइट 5, है ना, यहाँ तक लिखो। उसके बाद में क्या है, हमारा चैप्टर क्या हो गया, यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अब कल स्टार्ट करेंगे एकदम नया चैप्टर। अगर आपको कोई डाउट है तो वीडियो में कमेंट कर सकते हो। सो मिलते हैं कल एक और लेटेस्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहो, मस्त रहो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। नोट्स आपको कहाँ मिलेंगे,
वहाँ टेलीग्राम पे ऐप का लिंक दे रखा है, उस पर फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। थैंक यू।